दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में इस समय हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे नीमच की सबसे ज्वलंत समस्या बंगला बगीचा पर। तो मैं आपका परिचय अपने ख़ास मेहमानों से कराता हूं। मेरे पास बैठे हैं नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जी जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पास में बैठे हैं नीमच के जाने माने एडवोकेट और बंगला बगीचा संघर्ष समिति के संरक्षक एडवोकेट अमित शर्मा जी, स्वागत है आपका। और मेरे दाईं तरफ बैठे हैं नीमच नगर पालिका में पार्षद और एडवोकेट राजेश जी ललवानी साहब, आपका स्वागत है। सबसे ख़ास बात यह है कि नीमच की बात यदि की जाए तो नीमच की सबसे प्रमुख और सबसे अहम समस्या जो है वो बंगला बगीचा है। इसके बारे में शॉर्ट में पहले मैं बताता हूँ कि बंगला बगीचा में जो नगर पालिका की नफरी है उसके अनुसार करीब 16,500 आवेदक हैं। 2009 में बंगला बगीचा समस्या के निदान को लेकर एक प्रस्ताव 2009 में बंगला बगीचे में रजिस्ट्री पे रोक लगी थी और तब से इसमें रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई थी। उस पूरे मामले को लेकर 2017 में जब राकेश पप्पू जी जैन नीमच नगर पालिका अध्यक्ष थे, उस समय एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और उसके बाद शासन ने बंगला बगीचा को लेकर एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया। तो 5 साल पहले इसके व्यवस्थापन को लेकर गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन बीते 5 साल में अब तक मात्र 2000 आवेदक व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में पहुंचे हैं और जिसमें आज दिनांक तक मात्र 1500 आवेदकों का निराकरण हो पाया है। तो इस पूरे मामले पर हम अपने ख़ास मेहमानों से बात करेंगे। अमित जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि जो बंगला बगीचे का हल शिवराज सरकार ने निकाला, कितना सही है, कितना गलत है, क्या कहेंगे आप? बंगला बगीचा जो समस्या थी वो समस्या ही बनकर रह गई जिस प्रकार का हल निकाला, क्योंकि जो हल है उसमें कानूनी खामियां बहुत ज़्यादा ही है। जो है हमारे जो बड़े भाई हैं राकेश जी पप्पू जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, इन्होंने भी स्वीकार किया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि उसमें कानूनी खामियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिब्बानामा, अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा, एग्रीमेंट, उसके अलावा भी कई खामियां हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने इन खामियों के चलते आवेदन नहीं किया उन पर जो भारी भरकम पेनल्टी लादी जा रही है, तो जब किसी कानून में ही खामी है और उस खामी के कारण कोई व्यक्ति आवेदन नहीं कर पा रहा है तो उस पर पेनल्टी किस बात की? तो अभी हाल ही में मेरे पास अभी तक फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि हमारा इतना अधिक अधिकार बढ़ गया है, इतना अधिक शुल्क हम पे पड़ गया है। तो मैं फिर भी, जैसा कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले हमारे जो राकेश जी ने वादा किया था कि हम जो है जनहित में समाधान निकालेंगे, तो मैं अभी भी लोगों से कह रहा हूँ कि रुक जाओ, हो सकता है आपके पक्ष में कोई समाधान हो, परंतु अभी परिषद जो वर्तमान बैठी है, अभी वर्तमान में ऐसा कोई परिषद इस चीज़ में इंटरेस्ट ले, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो राकेश, जैसा अमित ने अभी कहा, जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थे तब 2017 में मसौदा भोपाल गया था और आप ही ने वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में ये कहा था कि वो मसौदा बदल गया भोपाल जाकर और जो हल आया वो अधूरा था। दूसरा, आपने कहा था वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में ही कि नगर पालिका चुनाव के बाद जब पहली जो परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, सबसे पहला स्टेप हम लेंगे वो लेंगे बंगला बगीचा को लेकर। और आपने ये भी कैमरे पे दोहराया था कि मैं कमिटमेंट का पक्का हूँ। मुझे पता है कि अमृत योजना को लेकर आपने कहा था कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो शायद अब तक आपने मिठाई बंद कर रखी है। तो क्या कहेंगे आपके इस वादे को लेकर? देखो, बंगला बगीचे की जो समस्या है वो सर्वविदित है और 1979 से बंगले बगीचे वासियों का नामांतरण और निर्माण अनुमति बंद हुई। बंगले बगीचे में विकास के कार्य बंद हुए और मकान लगातार बनते गए, रजिस्ट्रियाँ होती गई। 2011 के अंदर बंगले बगीचे की रजिस्ट्री पे प्रतिबंध लगा और इस बीच में नगर पालिका में कांग्रेस की अध्यक्ष रहे और सरकार भी कांग्रेस की रही और हर चुनाव में बंगला बगीचा मुद्दा रहता है और सभी राजनीतिक दल
जनता से वादा करते हैं कि समस्या का समाधान हम करेंगे, लेकिन मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि नीमच की जनता से हमने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने वादा किया था, सांसद जी ने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनेगी तो हम समस्या का समाधान करेंगे, और उस दिशा में हमने काम किया और परिषद के अंदर प्रस्ताव पारित किया। परिषद के अंदर प्रस्ताव लाने के पूर्व नीमच की जनता से सुझाव मांगे गए। उन सुझाव के आधार पर परिषद में प्रस्ताव रखा गया। वो प्रस्ताव नगर पालिका परिषद ने राज्य सरकार को भेजा। राज्य सरकार तक भेजने की भूमिका परिषद की थी, वो हमने पूरी ईमानदारी और नेक नियत से पूरी करी। जब राज्य सरकार के अंदर 6 कैबिनेट मंत्री और सभी विभागों के प्रमुख सचिव, आयुक्त और जो भी इस बंगला बगीचे की समस्या को देख रहे थे, वो सारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि भाई हम 5000 फीट तक का व्यवस्थापन करेंगे और ये प्रीमियम नहीं, पर उसमें राकेश जो भी वो काम हुआ, फ्लैशबैक की जो कहानी आप बता रहे हो ठीक है, लेकिन जैसा अमित ने कहा कि वो हल कहाँ हुआ। मैं 16,500 आवेदक थे तो 2000 आवेदक ही पिछले 2 साल में नगर पालिका पहुँचे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरी जो जानकारी है बंगला बगीचा के संबंध में, उसमें 1000 वर्ग फीट तक के जो प्रीमियम है वो 1% है। अब 1000 वर्ग फीट तक के जो भूखंड और भवन के मालिक नगर पालिका में हैं, वो लगभग 70% लोग हैं जो बंगले बगीचे में निवास करते हैं और 1000 वर्ग फीट तक का उनका भूखंड या भवन है और मात्र 1% प्रीमियम है और कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जो मसौदा बना है और जो व्यवस्थापन के नियम बने हैं, अब वो नियम बनकर शासन से आए हैं और उन नियमों के अंदर जैसे जैसे व्यवस्थापन में आवेदन लगते गए और उनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस होने लग गई कि जब जनता मिलती है तो कि यह समस्या आ रही है और वो प्रैक्टिकल समस्या हैं कुछ, तो उसमें मुख्य रूप से जैसे यादी बंटवारा जो विधि के अनुसार रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं भी हो और अगर कागज़ पे लिखा हुआ हो तो उसको मान्यता मिलनी चाहिए। इसी तरह से हिब्बानामा भी है और जो तो इसमें क्या किया, व्यवस्थापन के जो नियम आए हैं उसमें रजिस्टर्ड यादी बंटवारा को नहीं मानते हुए रजिस्टर्ड मांगे हैं। तो हमने इसका, मैंने खुद ने जब हमारी परिषद थी तो एक संशोधित प्रस्ताव बनाकर भी राज्य सरकार को भेजा। उसके बाद पिछले 2 सालों में शायद मुझे ऐसा ध्यान है कि प्रशासक ने भी प्रस्ताव शासन को भेजा और जब हमारी नगर पालिका के चुनाव थे तो मेरे साथ माननीय विधायक जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष, हम सब लोग पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमने जनता में संदेश दिया था कि हम परिषद बनेगी तो हम इसको संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे। तो मैंने माननीय जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात करी है और उनका कहना है कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और विधि की सलाह के अनुसार जो संशोधित प्रस्ताव है वो तैयार कर रहे हैं और कहीं त्रुटि न हो इसलिए वक्त लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्दी ही प्रस्ताव परिषद में आएगा। राजेश, आप तो नगर पालिका में पार्षद हैं, आप जहाँ से चुनाव आप जीते, निर्दलीय चुनाव जीते, आप पे पूरा भरोसा जताया क्योंकि पूरा एरिया बंगले बगीचे का क्षेत्र है, वहाँ के लगभग वोटर वही है जो बंगला बगीचा निवासी है। जैसा अभी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने वादा किया था जब परिषद बनेगी तो हम संशोधित प्रस्ताव भेजेंगे। आज इतने महीने हो गए, कहाँ भेजा गया प्रस्ताव? और आप जब बंगला बगीचे के पैरोकार बनते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं बंगले बगीचे की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपने लड़ी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप परिषद के बाहर थे तब भी लड़ते थे, मैंने आपको देखा है। अब क्या कर रहे हैं आप? जैसा कि विगत 6 माह हो गए हैं और 6 माह के अंदर नगर पालिका परिषद की 3 मीटिंग हुई है और 3 ही PIC हुई है। आप देखो कि बंगला बगीचा संशोधन ड्राफ्ट का नगर पालिका द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और न ही इस दिशा में वो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, जबकि इनका घोषणा पत्र था कि हम पहली परिषद में इस मुद्दे को लाएंगे। नहीं, पूरा चुनाव ही बंगला बगीचे पे चला तो नहीं लेके आए हैं। सबसे लीडिंग मुद्दा ही बंगला बगीचे था चुनाव में। इसमें इस बात में मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा हुआ है और अभी आप देखो मात्र 8 महीने इस विधानसभा को बचे हैं और 8 महीने में इनका क्या विचार है, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि जनता को ज़्यादा रिलीफ दे पाएंगे। ज़्यादा वार्ड नंबर 31 में 11 से 12 बंगले हैं, 2000 वोटर हैं और
जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब नगर पालिका द्वारा कानून जो पारित किया गया था, वो जब कैबिनेट में गया तो जो लोकल बॉडीज ने जो प्रस्ताव बना के भेजा था, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें संशोधन क्यों करा? जो स्थानीय समस्याएं थी, स्थानीय परिषद ने जो था उसको अच्छे ढंग से पेश किया था ड्राफ्ट को, तो भोपाल में उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राकेश कि जिस प्रस्ताव को 40 पार्षदों ने थंपिंग मेजोरिटी से पास किया, 2.5 महीने आपने अपने नगरपालिका कैंपस में दावे आपत्ति बुलवाई, उसके बाद उस समय के तीनों सिटिंग विधायकों ने उस पर दस्तखत किए, सांसद ने दस्तखत किए, और कलेक्टर का बनाया हुआ प्रस्ताव था, वो नंद कुमार साहब उस समय नीमच के कलेक्टर थे, और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया, तो आखिर प्रस्ताव गया कहाँ, बदल कहाँ गया? जो लोकल बॉडी ने जो प्रस्ताव पारित किया था, और वो भोपाल में परिवर्तन हुआ, और भोपाल में जो परिवर्तन हुआ है वहाँ पे स्थानीय नेताओं उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है, इस वजह से ये समस्या पैदा हुई है। तो राकेश, जो बात वकील साहब कह रहे हैं, पार्षद महोदय हमारे नीमच नगर पालिका के, कि इस मामले में नकारा साबित हुई है नगर पालिका। 6 महीने हो गए, 3 PIC, 3 परिषद, फिर बैठक में प्रस्ताव नहीं आया। आपने वादा किया था कि ये मेरा कमिटमेंट है कि नगर पालिका बनेगी तो सबसे पहला काम ये करूँगा, तो उस कमिटमेंट का क्या करें? आज भी कमिटमेंट है, प्रस्ताव आएगा और संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को जाएगा। और जैसा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, विधायक जी दिशा में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से। विधायक जी तो ये कह रहे हैं, बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोग, राजेश ललवानी जैसे लोग जो इस समस्या को उठाते हैं, वो कहते हैं कि 98% का तो हमने निकाल दिया, 2% का ही बचा है, ये सारा नाटक नोटंकी जो कर रहे हैं तो भूमाफिया कर रहे हैं। ये क्या बोला उन्होंने, ये मेरी और जबकि कागज़ के ऊपर अगर देखी जाए तो 5 साल में 2000 ही आवेदन आए, 1500 का निराकरण हुआ। क्या कहेंगे वकील साहब? मेरा इस संबंध में कहना है कि जो विधायक जी जिस प्रकार की गोलमोल बातें करते हैं, ऐसी उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि वास्तविकता जो है वो सबके सामने है। वो कहते हैं 98% जो है समाधान हो गया, तो 16,500 यदि गिनती की गई है भूखंड भवनों की, तो 2000 आवेदन क्यों आए? और 2000 फिर उनने अपने सुर बदले और फिर कहा कि 2000 जितने आवेदन आए उनमें से 98% का हो गया। तो गोलमोल बातें कर रहे हैं, और केवल जो दोषारोपण है वो नगरपालिका पे नहीं दिया जा सकता। उसके लिए जो हमारे विधायक महोदय हैं, जिनको विधानसभा में आवाज़ उठानी चाहिए, जिनको जाके विशेष रूप से प्रश्न लगाना चाहिए कि भैया ये जो एक कानून है आपने बनाया, और वो कई कानूनों को ओवरलेप कर रहा है, कई कानूनों को दबा दे रहा है, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम है, यादी बंटवारा है, आपका वसीयत जो है, आप वसीयत एक सादे कागज पे भी लिख के यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो भी मान्य होती है, अनुबंध पत्र है, ये सब चीज़ें नहीं मानी जा रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप विधायक हैं, विधानसभा द्वारा पारित किया गया कानून है, तो केवल जिम्मेदारी नगरपालिका की नहीं है, विधानसभा में भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार से जो गोलमोल बातें करके घुमाया जाता है उनके द्वारा, वो सही नहीं है, और आने वाले चुनाव में वो उनको दिक्कत देगा। और बंगला बगीचा संघर्ष समिति को भी दोबारा से आंदोलन करना पड़ा तो हम करेंगे। और साथ ही जो है सबसे बड़े जो हमारे सांसद महोदय हैं, सांसद महोदय को भी इस और ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए नगरपालिका नहीं कर रही, विधायक महोदय इस संबंध में कोई वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी जनता ने चुना है, तो आप भी इस और ध्यान दें। तो एक तरीके से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद से लेकर जो है अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक, सबको जागरूक होना पड़ेगा, और जनता की जो मांगे हैं उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में फिर दोबारा से जो है परेशानी। अब दोबारा से तो कौन आएगा वकील साहब कह नहीं सकते, क्योंकि जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी रिपोर्ट्स आ रही है उसमें काफ़ी विधायक डेंजर जोन में, उनके गुजरात फार्मूला लागू होने के बाद वो रहेंगे या बचेंगे अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। नहीं, विधायक महोदय की जो वर्तमान विधायक है उनकी पर्टिकुलर बात नहीं है, जो भी आएगा यदि उधर तो जवाबदेही उसकी बनेगी, जवाबदेही उसकी बनेगी, और उसके ऊपर कहा जाएगा कि क्योंकि विधायक जो पद है वो कोई व्यक्तिगत पद नहीं है, वो पार्टी का पद है, पार्टी से लड़े हैं, पार्टी को जिम्मेदारी दी है। जो हमारे राकेश जी हैं, ये भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी से, इनने भी वादा जो किया था वो पार्टी के लिए ही करा था, पार्टी की तरफ से ही करा था, इनका कोई व्यक्तिगत वादा नहीं था। इनने जो प्रस्ताव भेजा था वो भी बहुमत से पार्टी की तरफ से करके भेजा था, उसमें कांग्रेस ने भी साथ दिया था। तो मूल रूप से जो जिम्मेदारी है वो किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा पार्टी की बनती है, और पार्टी को जो है मिलजुल कर इस पर कदम उठाना चाहिए। यदि हम कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है, हम भी यदि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी तो उसका समर्थन करते हैं। याद होगा आपको कि सबसे पहला फोन मैंने आपको लगाया था, मैं बाहर था जब प्रस्ताव पारित हुआ था, तो मैं ट्रेन में था, मैंने बोला बंगला बगीचा के लिए एक अच्छा प्रस्ताव पारित हो गया, बहुत बहुत बधाई पप्पू या विधायक महोदय को भी फोन लगाया था।
पर जैसे धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और उसकी जो खामियां सामने आने लगी, तो जब उसको देखा कि ये तो कानून गलत बन गया है एक प्रकार से, तो उसको आपको संशोधित करना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी जनता की। आप भी बड़े पद पर रहे हो और उम्मीद है कि और आगे बड़े पद पर जाओगे, पर आपको जो है जनता की आवाज़ जो है बड़ी डिप्लोमेटिक बात आपने बोली वकील साहब के बड़े पद पे जाओगे, वो कौन सा बड़ा पद है आपने खुलासा नहीं किया है। तो उम्मीद करते हैं ये जरूर है कि मैं अभी ये जो आपको बोला 2 मिनट पहले कि कई विधायक डेंजर जोन में है। नहीं, मेरा जो कहना है कि राकेश जी ने जो प्रस्ताव रखा था, जो नगर पालिका ने प्रस्ताव शासन को भेजा था, वो बहुत अच्छा प्रस्ताव था, उसमें कोई मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रस्ताव आपकी नीमच नगर पालिका में बना, जो शासन में इन्वॉल्व हुआ, यदि वो प्रस्ताव एज इट इज़ होता तो आज जो बिगड़ा स्वरूप बंगला बगीचा समस्या का है, उस समय क्या होता यदि एज इट इज़ आप वाला प्रस्ताव सरकार मंजूर कर देती। अभी मैं भाई अमित जी को सुन रहा था, इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो पेनल्टी है वो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन आप सोचें कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ थी। मुझे यह था कि ये जो प्रस्ताव जा रहा है, जैसा प्रस्ताव भेजा है वैसा बनकर वहाँ से व्यवस्थापन के नियम आएंगे तो नीमच की जनता इसको 6 महीने के अंदर समस्या का ख़त्म हो जाएगा, सारे लोग व्यवस्थापन करा लेंगे। ये मेरे को दृश्य दिख रहा था। लेकिन परिस्थितियाँ भोपाल के अंदर क्या रही, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ राकेश जी के ये समस्या कंप्लीट हल हो जाएगी, सैकड़ों करोड़ रुपए नगर पालिका के खजाने में आ जाएंगे और नगर पालिका अध्यक्ष के पास विकास के कार्य कराने की अपार संभावनाएं हो जाएगी, तो उस मसौदे को बदलवा दिया गया और चाह करके किसके मन में क्या है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन बंगले बगीचे की समस्या का समाधान हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का मेरे साथ था, मुझे आशीर्वाद था। विधायक जी, सांसद जी, सब लोग हम मिलकर गए और सबने मिलकर इसमें संघर्ष किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे दोनों साथी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप एक बात को जरूर माने कि बरसों की जो समस्या थी कहीं न कहीं एक खांचे में फिट हो गई है, एक कानून बन गया है, एक रास्ता नजर आ गया है, एक लाइट आ गई है। बस अब तो खाली संशोधन बचा है। पर राकेश वो लाइट कब तक देखेंगे? 5 साल तो हो गए लाइट देखते देखते। भाई 2017 के अंदर ये सारा मसौदा बना था, कानून बना था, अभी 2023 आ गया, 6वां साल शुरू हो गया। इसका एक पक्ष और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा अमित भाई भी हैं और राजेश भाई भी बैठे हैं। बंगले बगीचे की समस्या समाधान हुई, व्यवस्थापन के नियम आए, उससे नीमच की जनता को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हुई है। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जहाँ पर हम बैठे हैं इसके सामने एक सीसी सड़क बनी हुई है। मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करूँगा, मैं करूँगा कि जिस बंगला बगीचे में आज़ादी से लेके अब तक न सड़कें बनी थी, न सीवरेज सिस्टम था, वो केवल और केवल राकेश पप्पू जैन के कार्यकाल में हुआ। वो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमेशा जो पॉजिटिव होता है वो तो अपनी जगह होता है, उसको तो दायित्व माना ही जाता है कि आपको करना था, लेकिन जो रह गया है वो तो करना पड़ेगा ना। यस, और उसके लिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी प्रस्ताव आएगा राज्य सरकार को। जल्दी मतलब कब? आप माने बहुत जल्दी। नहीं, देखिए इतने प्रस्ताव पहले चले गए, उन प्रस्तावों पे काम क्यों नहीं होता जो जा चुके हैं? क्योंकि मैं अभी, जैसा अमित ने कहा कि भोपाल के अंदर पैरवी क्यों नहीं होती, भोपाल में बात क्यों नहीं होती उन प्रस्तावों पे जो ऑलरेडी जा चुके। जब प्रशासक ने भेज दिए, आपने पहले संशोधन भेज दिया, तो वो सब भी तो वहीं पड़े, फिर एक नया कागज़ और भेज देंगे, उससे क्या होगा? देखो, कोई भी यहाँ से प्रस्ताव शासन को जाता है, आप सोचें कि जब 2015 मैंने चार्ज लिया तो मन में जज्बा था, मन में जुनून था कि बंगले बगीचे की समस्या का समाधान करना है, और हुआ। ऐसा मन में अगर कोई संकल्प ले लेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी संशोधित प्रस्ताव भी राज्य सरकार करेगी, नीमच के बंगले वासियों को राहत मिलेगी। जैसा कि राकेश जी ने कहा कि कोई संकल्प ले लेगा, तो वकील साहब ये संकल्प कौन लेगा, कौन करेगा इस काम को? क्या लगता है आपको? आप तो नगर पालिका में बैठे पार्षद हैं। नहीं, मेरा कहना है कि ये जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को लेना चाहिए कि वो प्रदेश के सर्वेसर्वा हैं। पूर्व अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संशोधन प्रारूप गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का संशोधन गया है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, लीज रेंट ज़्यादा है। मैं बताता हूँ।
तो मैं बताना एक चाहता हूँ सेकंड, हाँ, मेरा कहना संशोधन गया क्या वो जो संशोधन गया वो जनता के हित का है क्या? ये सब मैं बताता हूँ। माननीय लालवानी जी की धर्मपत्नी मेरे साथ पार्षद रही है और उस बैठक में जो मेरे ख्याल से शायद 18 में प्रस्ताव या 19 में प्रस्ताव संशोधित गया था, उसमें हमने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें मुख्यतः 3-4-5 बातें प्रमुख थी, जिसमें नंबर 1 पे हिब्बानामा यादी बंटवारा, नंबर 2 पे जो 1 वर्ग फीट से लेकर 1000 वर्ग फीट तक 1% है वो यथावत रखा गया है, लेकिन 1000 से जो 3000 के बीच का स्लैब है उसमें 3% का जो प्रीमियम का स्लैब है उसको घटा के हमने 2 किया था, और 3 से जो 5 है उसमें 8 है उसको हमने 3 किया था। और जिस तरह से लीज रेंट है, लीज रेंट राज्य सरकार ने जो निर्धारित करी है वो जो नगर पालिका अधिनियम 1961 है उसमें, और उसके बाद जो उसमें संशोधित 2016 के अंदर जो संशोधन आया है उसमें आया कि नगर पालिका जो भी भूमि पट्टे पे देगी उसमें जो प्रीमियम होगी उसका 0.5% आवासीय और 1% कमर्शियल के अंदर लीज रेंट रहेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार का कानून है। तो हमने यही संशोधन भेजा कि जब आपका कानून ये कहता है कि प्रीमियम का 0.5 लगना चाहिए और 1 लगना चाहिए, ये बात उस बैठक में, जिस बैठक के अंदर व्यवस्थापन के नियम बन रहे थे और जहाँ पर सारे लोग बैठे थे, वहाँ पर भी मैंने प्रस्ताव रखा, मैंने एक्ट रखा, मैंने कहा आपका ये 2016 का नियम कहता है कि 0.5 और 0.1% से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हो। अब उसके बावजूद उन्होंने 2, 8, 10 कर दिया। तो आप ये बात बताइए, राकेश के लिए डबल इंजन की सरकार जिससे कहते हो आप, उसके बावजूद यदि उस पर आपके प्रस्ताव पे धूल जम गई तो उसको कौन झटकारेगा? हम ये नहीं कह रहे, आपने जो काम किया वो जो बेस्ट था, जो हाईएस्ट था वो किया, लेकिन आगे जहाँ पे वो कागज़ जाके रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, खो गया है, उसको कौन लाएगा, कैसे लाएंगे, उसका क्या होगा? क्या आपके पास क्या कहना है आपका? मैं बताऊँ, जो बंगला नंबर 10 है उसका अभी लीज रेंट आ रहा है 1,20,000 5,000 स्क्वायर फीट का। तो मेरा कहना 10% लीज रेंट तो सुनने में आश्चर्य लगता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 0.5% होता है, तो फिर भोपाल वालों को क्या इस बात की ध्यान नहीं है, नगरीय विभाग को, कि 10% लीज रेंट? तो मैं समझता हूँ, और जो 5 साल में जिन लोगों ने इतनी भारी लीज रेंट संपत्ति का भुगतान कर दिया है, तो क्या आप उसको रिवर्स करवाओगे, पैसे रिटर्न कराओगे क्या? क्योंकि लंबा समय हो चुका है। अभी आप देखो कि 17,000 लोगों के समस्याओं से ग्रस्त है और मात्र 987 आवेदन पत्रों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ है। तो 8 या 10% भी नहीं हुआ। 5 साल के अंदर 10% आवेदन भी लोगों ने नहीं दिए। इसका मतलब ये जो कानून था, कहीं ना कहीं इस कानून में बहुत विसंगति है और जनता का इस कानून में आवेदन देने में कोई विश्वास नहीं। और जो आवेदन बंगला बगीचा में आज पेंडिंग पड़े हैं, 400 आवेदन पत्र पंजीकृत और वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाने के लिए पड़े हैं। 400 आवेदन ऐसे आवेदन हैं जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, बंटवारा है, वसीयतनामा है, उन आवेदन पत्रों को निराकरण के लिए पड़ा है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कानून बंगला बगीचा का बना था वो जनहित में नहीं था और उसमें बहुत भारी विसंगति है। और अगर इस समय तत्काल में इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2023 की भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बड़ी मुश्किल होगी। मैंने इस संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय से मैं मिला था और मैंने मेरी तरफ से एक सुझाव दिया था। मेरे दोनों मित्र यहाँ बैठे हैं, दोनों विधि के ज्ञाता हैं। मैंने माननीय जिलाधीश महोदय से आग्रह किया था कि जो व्यवस्थापन नियम है उसमें हिब्बानामा और यादी बंटवारे के लिखा हो कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मान लेते हैं रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो नुकसान ये है कि मध्य प्रदेश शासन को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो आप ऐसा करें कि जो कागज़ पे लिखा हुआ बंटवारा है, जो स्टाम्प पे लिखा हुआ बंटवारा है, आज की गाइडलाइन क्या कहती है आपकी, उस अनुसार आप इसको उसमें पंजीयन विभाग में भेजें, कितने रुपए का स्टाम्प लग रहा है वो स्टाम्प लगवाएं और इसको व्यवस्थापन नियमों में शामिल करें। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जिलाधीश महोदय को कहा है कि ये प्रक्रिया नहीं, पर इसका मेरे को एक बात बताइए कि ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी अगर आप इस प्रोसेस नहीं, तो कहाँ प्रशासक कहाँ कर रहे हैं आप ये बताइए। और मैं एक बात अमित तो आपसे कहना चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि बंगला बगीचा की ये समस्या जिससे जूझते हुए, लड़ते हुए, आंदोलन करते हुए, धरना देते हुए एक अरसा निकल गया। अभी हमने बीच में खबर की थी तो कुछ लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई इस इंतज़ार में कि हमें बंगला बगीचे के दस्तावेज़ मिलेंगे। एक दूसरे ने कहा कि मैं बच्चा था जब मैंने इस समस्या को सुना था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं भी चलने की तैयारी में हूँ।
तो आपको नहीं लगता अमित जी कि अब लोगों का एक मोरल डाउन हो गया, अब लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं रही कि कोई आएगा इस लड़ाई को लड़ेगा, इस समस्या का हल करेगा? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता निराश हो चुकी है पूरी तरह की। उनको अब लग रहा है कि जो कानून बना दिया उसको मानना पड़ेगा। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये देखा जाए कि एक कानून के तहत ही हमने रजिस्ट्रियाँ कराई, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री हुई, हमने जो है टैक्स भरा, उधर हमने संपत्ति कर भरा, हम जल कर भर रहे हैं, सारे हमको कनेक्शन दिए गए, सब दिए गए, पहले ही हमसे ले लिया गया कानून। तो क्या ये कानून लाना सही था? जिस प्रकार से पहले भी बात हुई थी कि महू जो कैंटोनमेंट बोर्ड था वहाँ किसी प्रकार का कोई कानून नहीं लाया गया, क्योंकि जिसके पास रजिस्टर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट है। अब आप देखिए कि इसमें जो है आगे बढ़ा जाता। अमित जी कितनी बड़ी बात है कि राकेश पप्पू जी जैन के जो नेता है कैलाश विजयवर्गीय जी, वो उनकी विधानसभा क्षेत्र राऊ महू, और वहाँ पे एक लाइन का प्रस्ताव आया और वहाँ ज़ीरो टैक्स पे व्यवस्थापन हो गया। और आप ये देखिए कि जो इनकी टेरिटरी है वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ होगा। इसमें एक बात और मैं बता दूं अमित भाई, व्यवस्थापन नियम में 12 नंबर का नियम है, उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि किसी के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 2010 के पहले का नहीं है और संपत्ति कर पंजी में नाम चला आ रहा है तो व्यवस्थापन किया जाएगा। अब कानून तो यही कह रहा है, अब अधिकारी उसकी व्याख्या अगर ढंग से नहीं करे तो अब मैं तो दायित्व पे नहीं हूँ। देखिए, आपको मैं एक फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, और जब आप नगरपालिका अध्यक्ष थे, जब ये कानून बना था, तब हमने एक खबर भी की थी और हमने ये कहा था कि जो शिवराज सरकार ने हल निकाला वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन जो अधिकारी इस समय बैठे हैं उन लोगों ने इसके इंटरप्रिटेशन के अंदर जान करके गलतियां की है। जो तत्कालीन इसके पीठासीन अधिकारी थे आदित्य शर्मा, उनको गाइड करने वाले तो नगरपालिका के कर्मचारी ही थे। तो पहले दिन जो पाठ उनको पढ़ा दिया वो कानून हो गया घोषित तौर पे, जैसा अभी आपने स्वीकारा कि उसके 12 नंबर के अंदर ये लिखा हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि यदि ये सब है तो फिर ये समस्या का यही निराकरण क्यों नहीं हो जाता? ये बात मैंने अमित भाई ने और आपने जो कहा है कि अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, पिताजी नहीं है, कागज नहीं है, उसका क्या समाधान? तो उसका समाधान लिखा हुआ है, पर इसको व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में पदस्थ कर्मचारी और अधिकारी कहाँ मानते हैं? इसमें एक विसंगति और अभी पैदा हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सब साथी यहाँ बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अभी व्यवस्थापन बोर्ड के अंदर जो व्यवस्थापन में आवेदन आए हैं, अगर 2010 के पहले की रजिस्ट्री है तो व्यवस्थापन कर रहे हैं, किसी के 11 की है, किसी के 12 की है तो उसका व्यवस्थापन नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण पेंडिंग हैं। मैंने माननीय जिलाधीश महोदय से बात करी कि आप उसको पढ़ें, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि अधिसूचना जारी होने के बाद पंजीकृत दस्तावेज। मैं आपको भी उसकी कापी दे दूंगा, आप भी पढ़ना, दोनों माननीय को भी दूंगा, शायद दोनों ने पढ़ भी रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। और मैंने मेरा दायित्व निभाते हुए माननीय एसडीएम से बात करी है और मैंने कलेक्टर साहब से बात करी कि मैंने ये आप पढ़ें, इसको बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है कहीं से कहीं तक। नहीं है? क्या कहेंगे आप? सर मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने कहा जो संपत्ति कर का, अब आप अगर कानून को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है अंतिम विधि मान्य सेल इसके पास है, लेकिन अभी आप बंगला बगीचा में व्यवस्थापन कराने जाओगे तो सारे लिंक डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, किसी के पास लिंक डॉक्यूमेंट नहीं है। जरूरी रजिस्ट्री के अंदर लिखा हो कि इस व्यक्ति ने किस व्यक्ति से जमीन खरीदी, और आप कह रहे हो कि कलेक्टर साहब से कहा है, तो सरकार आपकी है, आपको कलेक्टर साहब को एकदम डायरेक्शन देना चाहिए सरकार को कि जो कानून है उस कानून को फॉलो करें। तो क्या सरकार जो है कानून का फॉलो नहीं करवा पा रही है क्या? उसमें लिंक डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, ऐसे कम से कम 1000 आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार है तो सरकार को अपना प्रभाव कर अधिकारियों को दिखाना चाहिए, तो आप प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। वकील साहब, ये प्रभाव अगर नहीं दिखा पाते हैं तो आप पार्षद की हैसियत में क्या करेंगे? देखो, मैं ये बात जनता के बीच लेके जाता हूँ, अगर ये कानून नहीं मान रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आम आदमी को आके हाई कोर्ट में पिटीशन लगाना चाहिए, सिविल न्यायालय के अंदर। इस बात क्या आपको नहीं लगता है कि फिर ये बखेड़ा अगर न्यायालय में जाता है फिर 10-20 साल खींच जाएंगे? मैं इस संबंध में माननीय सांसद महोदय से, क्योंकि ये जो 2011 बाद की बात है, ये अभी 15 दिन पहले की बात मेरे साथ जो है दोगला व्यवहार किया जा रहा है।
बंगला बगीचा वालों ने रजिस्ट्री कराई, टैक्स भरा, आज उनको आपने अवैध कह दिया। यदि अवैध है तो आप हमको अवैध रूप से जो है कॉलोनी के पट्टे दे दो, हम तो उसमें भी रह लेंगे। आप कह दो कि हम जो है जिनको पट्टे दे रहे हैं हस्तांतरणीय पट्टे दे दो कि आप बेच नहीं सकते, हम तो तैयार है, आप निःशुल्क पट्टे दो। हमको ये मान लो कि हम तो अतिक्रमण करता है, हमारे नाम से अन्य कहीं जगह नहीं है रहने की, कोई भूमि नहीं है, हमको उस कैटेगरी तो में। राकेश, आपने कहा कि मैं ये काम करूँगा, इनको ले जाऊँगा, इकट्ठा करूँगा, तो इसकी क्या समय सीमा मानी जाए? बहुत जल्दी नहीं, बहुत जल्दी करते करते तो नहीं, हमारा ये है कि हम जो भी कहते हैं वो परिणाम को लाके रखते हैं। और मेरा अथक क्या आप इस समय कोई कमिटमेंट करेंगे कुछ चीज़ छोड़ने का कि मैं समय सीमा निर्धारित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई वो कसम मेरे- उठाएंगे आप? वो मेरे बस में नहीं है। कसम तो मैं कुछ छोड़ भी सकता हूँ, संकल्प भी ले सकता हूँ, तो संकल्प पूरा भी करना जानता हूँ और ये करूँगा। नहीं, आप एक बात बताइए कि विधानसभा चुनाव की एक तरह से देखा जाए तो रणभेरी बज गई है, एक्सरसाइज शुरू हो गई है, तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उस समय जब आप वोट मांगने फिर जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे अगर ये काम नहीं मेरा हुआ ऐसा तो? कहना है कि बंगला बगीचे की समाधान हो, जनता को राहत पहुँचे। ये चुनाव हो न हो ये हम सबकी जवाबदेही है कि हमारे नीमच शहर की जनता अगर किसी समस्या से जूझ रही है तो उसका समाधान होना चाहिए। चुनाव सेकेंडरी चीज़ है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, फिर भी यदि आप अगर कुछ बताते हैं कि कब तक हम ये माने कि जो लोग वाइस भी देखते हैं उनको किस तरह से आप एश्योरेंस देना चाहेंगे कि कब तक ये डबल इंजन की सरकार जो है वो इस काम को अंजाम दे देगी? जितना मेरा दायरा है उस हिसाब से मैं कोई समय सीमा तो निर्धारित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि संशोधन जरूर करवाऊँगा। तो चुनाव पहले हो जाएगा? चुनाव पहले हो जाएगा। तो ये थे हमारे तमाम ख़ास मेहमान, एडवोकेट अमित शर्मा, राकेश पप्पू जैन और एडवोकेट राजेश ललवानी। और जिस तरह से जो बात निकल के आई साफ है और इस बात को स्वीकारा उन्होंने कि जो मसौदा यहाँ से भोपाल गया था वो लागू नहीं हुआ, नया कानून बना। दूसरी ख़ास बात है कि नगर पालिका के अस्तित्व में आने के बावजूद 3 महीने बाद भी अब तक कोई संशोधन का प्रस्ताव शासन में नहीं गया। और इस डिस्कशन में एक बात और भी सामने आई कि 98% लोगों के जो है बंगला बगीचा वासी उनका अभी तक हल नहीं निकला है। और जैसा राकेश जी कह रहे हैं कि वो एक कलेक्टिव प्रयास आने वाले दिनों में करेंगे और जो गज़ट सरकार ने जारी किया था व्यवस्थापन को लेके उसको उस तरह से लागू नहीं किया गया, उसके अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन की भारी गलतियाँ है जिसको लेकर वाइस ऑफ एमपी लगातार आवाज़ उठाता रहा है। और हमने तो यहाँ तक बात की थी कि ये बंगला बगीचे की पूरी जो अब तक की जो भी इसमें हुआ उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो बंगला बगीचा समस्या का समाधान नहीं निकलना देना चाहते। तो आप तमाम लोग वाइस ऑफ एमपी के स्टूडियो में आए उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे फिर एक नए मुद्दे के साथ हम मिलेंगे। जरूर। जय हिंद, जय भारत। जरूर, धन्यवाद मुस्तफा भैया।